अस्मिता मैम, वीडी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जितने भी दर्शक हैं उन सभी से निवेदन है कि हमारे साथ जो इस वक्त रूबरू हो रही हैं वो मिसिज चंडीगढ़ के नाम से जो खिताब जो इन्होंने हाल ही में 2020 में जीता है। आज हम आपको इनसे रूबरू भी करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपने आज तक जितने भी दर्शक ये तो सुना होगा कि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन आपके सामने उसी श्रेणी में एक महिला है जो आपके सामने बिल्कुल इस वक्त पोगली न्यूज, वीडी न्यूज पे जो है वो जुड़ी हुई है। आप जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन है, जितने भी प्रश्न होंगे आपके, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम तक हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस, क्वेरीज आपकी वो हम पूछा पाए। तो मैम, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले आप बताएं कि अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी। थैंक यू सबसे पहले टू हैव मी हियर, इट इज़ एन ऑनर। मैं सारे दर्शकों को एक प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगी अपनी तरफ से। मेरा नाम है अस्मिता गर्ग। 2020 की मिसेस चंडीगढ़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस विनर हूँ मैं। I was the crown holder in 2020. And if I talk about my profession, मैं एजुकेशन फील्ड को बिलोंग करती हूँ। एक IELTS ट्रेनर हूँ पिछले 5 सालों से। इसी फील्ड में हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। Okay, so ma'am, would you share a beauty pageant journey? How was the journey which you? Hmm. Right. So entering into the fashion world, I think it happened all of a sudden for me. कुछ planned नहीं था because I come from a very business family background, coming from a very small town in Punjab. मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हुई थी एंड आई गॉट मैरिड इनटू अ स्मॉल टाउन इन पंजाब। फैशन जगत से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं था। बट इन 2018 ऑल ऑफ अ सडन आई हैपेंड टू पार्टिसिपेट इन हॉटमॉन मिसेस इंडिया विच वाज हेल्ड इन ग्रीस, यूरोप। 2018 में मैं वहां गई। इट वाज अ बिग स्टेप फॉर मी। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए विच ओपनड अप new paths of the fashion industry for me. And then in 2020, I participated in Mrs. Chandigarh. So I was the winner. I am the crown holder. This is how the journey has been. So it has been a roller coaster ride, I would say. Not a very smooth one, not a very easy one. But yes, I have enjoyed the journey thoroughly. बहुत ही सुंदर खूबसूरत जर्नी रही है मेरे लिए। ओके, सो इस जर्नी में आपको जो है घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? चूंकि आप एक शादीशुदा महिला हैं, शादीशुदा महिला होने के बावजूद इस तरह का कदम जो है आपको लग नहीं रहा कि इसमें चुनौतियों से भरपूर रहा होगा? क्योंकि घर वालों जो है वो कहते हैं कि इस तरह का मतलब ब्यूटी फैशन वगैरह दिखाना ये तो अनमेरिड में ज्यादा चलता है। तो आपको जी जी। इसमें इतना कठिन हम्म। लगा कि आपको मोटिवेट करने में घर वालों को? जी, बिल्कुल। एट फर्स्ट काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं एक छोटे टाउन को बिलॉन्ग करती हूँ, एक बिज़नेस फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। किसी को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अबाउट द फैशन वर्ल्ड। तो वो एक पहला स्टेप मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल था। घर वालों को समझाना ये चीज़, उनके सामने क्लियर करना कि मैं जो भी करूँगी वो बहुत मैच्योरिटी से, बहुत सोच समझ कर आगे करूँगी, कीपिंग इन माइंड कि मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक रेपुटेशन है सामने जिसे मुझे कायम रखना है। बट सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का रहा। उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। मिसेस इंडिया के ऑडिशंस के लिए मुझे आज भी याद है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई दिस। और मिसेस चंडीगढ़ के लिए भी माई इन लॉज फैमिली ने ही सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, वरना शायद मैं कभी अपीयर ही नहीं होती मिसेस चंडीगढ़ के लिए। आई वुड से नॉट ओनली माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली बट माई इन लॉज फैमिली हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट। कुछ ना जानते हुए भी उन्होंने हमेशा मेरे फैसलों पर एक भरोसा जो जताया है कि शी हैज द मेच्योरिटी एंड शी हैज व्हाट इट टेक्स। तो इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये आगे जा सकती है, तो वो सपोर्ट हमेशा से रहा है। Okay, good. So, ma'am, you are an inspiration for youngster. So, how would you lead a youngster, especially who would like to participate as a beauty pageant? How would you हम्म। lead them? आजकल आई थिंक सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, हमारे छोटे टाउन्स में भी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हम भी पेजेंट्स में जाएं। मैं एक ही चीज़ ऐसे यंगस्टर्स से कहना चाहती हूँ, माय सजेशन टू देम वुड बी
ये सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट नहीं है, चाहे एक नाम ब्यूटी पेजेंट है, बट इसमें आपकी पूरी प्रतिभा सामने आती है। आपका पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी जो होता है, उसे आपको ग्रूम करके इन पेजेंट्स में एंटर करना चाहिए। तो एक थॉरो प्रेपरेशन मस्ट है। आप बिल्कुल ही विदाउट प्रेपरेशन इन पेजेंट्स में अपीयर करके आप कहें कि कुछ जीत जाएंगे टाइटल वगैरह, तो बहुत मुश्किल है। ये पेजेंट्स मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग एक स्पोर्ट्स की तरह हैं, जिनमें कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे, तभी आप कुछ पोजीशन हासिल कर सकते हैं। सो जो भी यूथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड कुछ खराब है। देखिए, अच्छा बुरा हर एक फील्ड में होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आई बिलीव। अगर आप अपने उसूलों के ऊपर चलते हुए भी, कुछ गलत ना करते हुए भी इन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, एंड यू कैन मेक योर नेम इन द फील्ड, मैम डेफिनेटली, जो व्हाई नॉट। ओके, सो अभी आपने कहा कि अपने असूलों को और मतलब गलत ना करें। क्या ये हम्म। आप उन दर्शकों को बता सकते हैं जो अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं, और चूंकि हम्म। ये अभी जो आपके साथ दर्शक जुड़े हैं ये भी आपको सुन रहे हैं, लेकिन एक जो ब्यूटी पार्लर के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी आप बता हम्म। सकते हैं कि क्या इसमें असूल क्या होते हैं, जैसे उनको हम्म। फेस ना करना, क्या मतलब गलत क्या है इसमें? देखिए, जैसा मैंने कहा, गलत सही हर इंडस्ट्री में है, बट फैशन इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी इस चीज के लिए इट हैज अ बैड रेपुटेशन, कि इसके अंदर मे बी फीमेल्स को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बट बीइंग अ मैरिड वुमन, एक आपकी बाउंड्री होती है ऑलवेज, आई बिलीव, बिकॉज योर फैमिलीज नेम इज एसोसिएटेड विद यू। सो एक बाउंड्री अपने लिए सेट करना बहुत जरूरी है, एंड आई बिलीव कि जब आप सही हैं एंड यू हैव सर्टन बाउंड्रीज इन लाइफ सेट फॉर योर सेल्फ, तो कुछ गलत नहीं होता है आपके साथ। तो मैं जो एस्पिरेंट्स हैं और हमारे जो दर्शक भी हैं, उन्हें यही कहना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, अगर आप इसको सही तरीके से देखें, और अगर आप सही हैं तो एवरीथिंग अराउंड यू इज ब्यूटिफुल, आई बिलीव। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है। मैम आपने चूँकि इसमें कहा कि कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि बॉलीवुड में ऐसा काफ़ी बार सुर्खियों में ये विषय रहा है, मी टू। हम्म। तो इसमें क्या मी टू होता है इसमें? देखिए, मैंने जहाँ तक पेजेंट्स करे हैं, बहुत प्रोफेशनली मैं फैशन इंडस्ट्री में कभी एंटर नहीं हुई हूँ। हालाँकि कुछ मॉडलिंग गिग्स मैंने किए हैं, थोड़े बहुत कुछ ब्रांड्स के लिए किए हैं। बट बीइंग एन एजुकेटर, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से एजुकेशन रही है, क्योंकि टीचिंग ही मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है, टीचिंग ही मेरा पैशन है। तो मैं हमेशा से, मेरा झुकाव एजुकेशन की तरफ रहा है। तो बहुत ज़्यादा रोशनी मैं फैशन इंडस्ट्री पे नहीं डाल पाऊँगी। मुझे लगता है, यस, डेफिनेटली बुराइयां हैं इस इंडस्ट्री में। जो मैम लोग कहते हैं कि उन्हें फेस करना पड़ा है, डेफिनेटली हुआ होगा उनके साथ चलिए ऐसा। मैम, मैं आपको यहीं पे इस विषय पर मैं आपको यहीं पे मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि हमें इस विषय पर कभी दोबारा बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है जो कि अभी हम कवर जी। नहीं कर पाए। हमारे कुछ दर्शक भी हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश जो है वो पल्ले नहीं पड़ रही है। तो मैं माफ चाहता हूँ कार्तिक, कार्तिक जी, इंग्लिश तो अभी हमने की ही नहीं, न मैम ने की। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैम जो है मिसिज ब्यूटी पैजेंट जो है वो 2020 के एक विनर हैं। आप आज आपसे डीडी न्यूज पे जुड़ी हैं। आपके जितने भी प्रश्न हो, चाहे वो ब्यूटी पैजेंट के रिगार्डिंग हो या फिर इंग्लिश के रिगार्डिंग हो। अच्छा मैम, हम अब आप आते हैं असल मुद्दे पर, जो कि आप एज अ यू आर टीचिंग एज अ आइल्स ट्रेनर, आई थिंक। जी। जी। So, how's your journey going, especially in this field? Because हम्म। you have another field as a beauty pageant. You are also, हम्म। but why you decided to choose this profession, हम्म। especially when you had won this Miss Pageant हम्म। title in जी। 2020? Why you choose this profession? जी, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कैसे ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड फैशन वर्ल्ड, क्योंकि बड़ी ही ड्रास्टिक चीजें हैं दोनों एक साथ लेकर चलना। बट मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रोफेशन के लोग एंटर कर सकते हैं एक पैशन के तौर पे। सो अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो
माय मदर इज एन एजुकेटर, वो प्रिंसिपल रही हैं पिछले 20 सालों से। सो एक इंटरेस्ट ऑफ टीचिंग बचपन से ही मेरे अंदर था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एजुकेटर। सो एक स्कूल टीचिंग से मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट एक आयल्स का अपने होम टाउन में ओपन करा, विच हैज बीन सक्सेसफुल, वेरी मच सक्सेसफुल सो फार, जिसे मैं आज भी किसी के साथ पार्टनरशिप में रन कर रही हूँ। सो आयल्स जो है पिछले 5-6 सालों से मैं स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ। हाँ, फैशन जो है, पेजेंट्स जो हैं वो साथ-साथ चलते रहे, बट आई बिलीव कि वो एक टाइम बीइंग के लिए थे, या एक शौक के लिए आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहती थी, या एक्सपोज़र के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए। बट एजुकेशन और मेरा प्रोफ़ेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से मेरे साथ रहा है, और शायद आज से 30-40 साल के बाद भी रहेगा। सो मेन मेरा जो फ़ोकस है वो हमेशा से अपना काम रहा है, व्हिच इज़ आइल्स ट्रेनिंग। मैम आप ये हमें बता सकते हैं कि कम से कम समय में एक स्टूडेंट जो है वो कितने बैंड जो है वो प्राप्त कर सकता है? देखिए, कोई इसके अंदर कुछ फिक्स्ड नहीं है आइल्स के अंदर, क्योंकि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। अगर आप किसी भी डिग्री की बात करेंगे, कोई बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, हमारे पास एक हमेशा फिक्स सिलेबस होता है कि 1 साल में बच्चा इसको कर लेगा या 2 साल में कर लेगा, और उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। बट आइल्स जो है वो एक लैंग्वेज लर्निंग टेस्ट है। आपको एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी दिखानी है, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारे कंट्री में ये एक सेकेंड लैंग्वेज है। तो बच्चे बहुत ज्यादा, कई बार छोटे टाउन्स के जो होते हैं वो उतने फ्लुएंट नहीं होते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा उनका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं होता है। तो वो स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास सीबीएसई स्कूल से या कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं, जो 1 महीने में भी क्लियर कर लेते हैं और डिजायर्ड स्कोर ले जाते हैं। और कई बच्चे होते हैं जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उन्हें 6 महीने भी लग जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, और वो कितनी जल्दी ग्रास्प कर पाता है। अच्छा मैम, अब मुझे आप ये बताएंगे कि आजकल ना जो अब्रॉड जाते हैं उनको तो क्रेज होता ही है कि हम अच्छी अंग्रेजी जो है सीखें, बैंड अच्छे से लें, तो हम फराटेदार अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजों की जो है बोलती बंद करें। लेकिन अब एक साइड हम देखें तो इंडिया में भी और भी बहुत, जैसे स्पोकन इंग्लिश है, वो भी बहुत जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा लोग ये भी समझना चाहते हैं कि इसमें क्या फर्क है, आइल्स, स्पोकन इंग्लिश, पीटीई, जी, इन सब में जी। क्या अंतर? देखिए, ये जो टेस्ट हैं, आईएलटीएस है, पीटी है, ये बेसिकली अब्रॉड जाने के लिए आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए कुछ एग्जाम्स बनाए गए हैं। और भी टेस्ट हैं, जीआरई है, टोफल है, जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आईएलटीएस एक ऐसा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाता है और मोस्टली कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीटीई ज्यादातर, पीटरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे करते हैं। बट अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं स्टडी वीजा के लिए, और वहां पर आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 6 बैंड्स है। तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स आईएलटीएस करना पसंद करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो भी आईएलटीएस कर सकते हैं, लेकिन कई बार आईएलटीएस क्लियर नहीं हो पाता बच्चे का। सो पीटीई जो है वो थोड़ा सा इजियर है और कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, तो इसीलिए बच्चे कई बार फिर पीटीई में जंप कर जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्या है? आप अपनी रूटीन लैंग्वेज में, रूटीन लाइफ में जो भी अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन यूज कर रहे हैं, वो चाहे रूटीन में बच्चे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं स्कूल कॉलेज के, या आप अपने वर्क प्लेस पे यूज कर रहे हैं, या इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्जेशन में यूज कर रहे हैं, वो सिखाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको प्रैक्टिस करवाते हैं इंग्लिश की, जो कि स्पोकन इंग्लिश है। लेकिन आईएलटीएस में या किसी भी पीटी वगैरह के टेस्ट में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के सारी चीजें कवर की जाती हैं, जिसमें रीडिंग आ जाती है, इंग्लिश पढ़नी सिखाई जाती है, राइटिंग आ जाती है, लिखनी सिखाई जाती है, स्पीकिंग आ जाती है, बोलनी सिखाई जाती है, और लिसनिंग आ जाती है, इंग्लिश सुननी सिखाई जाती है। तो चारों पार्ट आपके कवर किए जाते हैं एक लैंग्वेज टेस्ट में। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएंगे, एक स्टूडेंट है, साधारण सा स्टूडेंट जो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, उसको इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी नहीं है, वो चाहता है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप करे, लेकिन उसे ये डर लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है वो मेरी कम है, तो वो चाहता है कि मैं कुछ अंग्रेजी पहले सीख लूं। तो उससे जो अगर अगर वो
अगर वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करता है, दूसरा है आइल्स का कोर्स करता है, तो कौन सा कोर्स इनके लिए बेटर रहेगा ताकि वो समाज में भी एक बेहतर स्टूडेंट बन सके? देखिए, आईएलटीएस यूजुअली वो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली जिन्हें बाहर जाना होता है, क्योंकि वो फोकस्ड है कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर देने पे। ऐसा नहीं है कि आईएलटीएस यहीं रहने के लिए आप अपना इंग्लिश लेवल इंप्रूव करने के लिए नहीं कर सकते। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स भी आती हैं इनफैक्ट, जो कि कहती हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना, बस मुझे अपना इंग्लिश लेवल इंप्रूव करना है और मुझे आईएलटीएस करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्पोकन इंग्लिश है वो सिर्फ आपकी बोलचाल के ऊपर, स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश के ऊपर फोकस करेगा। आइल्स आपके चारों फैक्टर्स और मॉड्यूल्स ऑफ इंग्लिश के ऊपर फोकस करेगा। तो बिल्कुल आइल्स ज्यादा मुश्किल भी है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा कुछ कवर करेगा। बट मोस्टली लोग स्पोकन इंग्लिश इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिखने पढ़ने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे उतना काम नहीं आएगा। स्पोकन जो है, कॉन्वर्जेशन जो है, वो हमारी रूटीन लाइफ में काम आती है, इसीलिए वो लोग ज्यादा स्पोकन इंग्लिश की तरफ उनका झुकाव होता है। अच्छा मैम, आप मुझे बताएंगे कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट, इनमें क्या अक्सर देखा गया है कि जब भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो वहां पर जो है मिनिमम हिंदी लैंग्वेज का ही जो है प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। इवन कि हमने कभी कभार हमने कई स्कूलों का विजिट किया, हमने कई स्कूलों का विजिट भी किया है। वहां पर जो है एक स्कूल में हमने विजिट किया तो हम जब माइक शेक लेके गए तो एक टीचर जो है वो छूप रही थी, तो हमने पूछा कि ऐसा आपको क्या दिक्कत आ रहा है, तो उन्होंने सच बताया कि उन्होंने बताया कि मैं आई एम अ हाईली क्वालिफाइड टीचर बट आई एम अनएबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ गाइज आर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। सो मुझे बड़ा ऑकवर्ड जैसा लगा कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद उसको इंग्लिश से इतना झिझक क्यों आ रहा है, वो तो एक टीचर थी। ये गांव में भी अक्सर ऐसा होता है, गांव में अगर जितने भी, चाहे मैं एक स्टेट की बात नहीं करो, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के, चाहे वो हाई स्कूल हो हायर सेकेंडरी, वहां पर टीचर जो है वहां पर हिंदी हिंदी में जो है वो कतराते हैं बात करने से। क्या ये इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, इस चीज को कैसे ठीक किया जाए? आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने भी स्कूल में, जैसे मैंने बताया, 2 साल टीच करा है एक स्कूल में अपने एरिया के। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश टीचर्स भी वहाँ की लोकल भाषा में पढ़ा रहे हैं, यूजुअली हिंदी में या जो भी रीजनल भाषा होती है। मुझे लगता है इसका पहला फैक्टर ये है कि वो टीचर्स जो हैं उन्हें अपने बचपन में वो माहौल नहीं मिल पाया जिससे कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो सके। क्योंकि मुझे लगता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप बुक से नहीं सीख सकते हैं, आप सिर्फ लर्न कर लेंगे बुक से थोड़ा बहुत। एक माहौल होना बहुत जरूरी है, आपके अराउंड, घर में, आपके आसपास एक एटमोस्फेयर हो उस भाषा को सीखने का। आप देखिए, हमारी जो नॉर्मल भाषा होती है, हिंदी है, या अगर मैं पंजाब से आई हूँ, पंजाबी है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने एटमोस्फेयर से सीख रही हूँ, पेरेंट्स को बोलते हुए देखकर या घर में बोलचाल से। बट इंग्लिश का क्या माहौल होता है हमारे छोटे शहरों में या नॉर्थ इंडिया में, ज्यादा है कि वो माहौल नहीं है। इसी वजह से वो टीचर्स भी फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। उन्हें बुकिश नॉलेज तो है इंग्लिश की, अगर आप ग्रामर रूल्स पूछेंगे वो झट से रटे हुए बता देंगे। बट जब उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी प्रैक्टिस ही नहीं मिली है इस चीज की। और बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। तो जब टीचर में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंस दे पाएगा? और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होता जा रहा है। लेकिन उनका एक तर्क भी होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। टीचर वो कहते हैं कि हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को जो है देसी भाषा में जो है चीजों को अगर सिखाया जाए, समझाया जाए तो वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन तर्क उनका तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन इस तर्क के चक्कर में नहीं बच्चा कॉन्फिडेंस में आ पाता है और नहीं वो टीचर खुद फुल कॉन्फिडेंस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि ये तर्क जो है, क्या आप इस तर्क को एक्सेप्ट करती हैं? जी नहीं, ऑनेस्टली नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा सही है। देखिए, रीजनल भाषा अगर आपको सिखानी है उसके लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हमारे स्कूल्स में 7 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो अगर मैं पंजाब में रह रही हूँ, हिंदी तो अलग से पढ़ाई जा ही रही है, पंजाबी अलग से पढ़ाई जा रही है। अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उसे इंग्लिश की तरह ही पढ़ाना चाहिए। अगर उसे भी मैं ट्रांसलेट करके हिंदी पंजाबी में सिखा रही हूँ तो मेरा मकसद खत्म हो जाता है इंग्लिश पढ़ाने का। क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में, वर्ल्ड
में रह रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। यहाँ पे अगर आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं, क्योंकि इंटरनेट अगर आप देखेंगे या कोई भी चीज अगर आप देखेंगे वो इंग्लिश में है। तो जितना कि सम्मान हमें अपनी रीजनल भाषाओं को या मदर टंग को देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, बट इस समय की नेसेसिटी बन चुका है कि हम इंग्लिश भी सीखें, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं या ऐसा माहौल हमारे अराउंड पैदा हो गया है कि बहुत जरूरी हो गया है बेसिक इंग्लिश आना। तो टीचर्स की इस बात से मैं नहीं अग्री करूंगी। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ाना चाहिए, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को आप अलग से पढ़ाइए। ये तो आपकी बात से सहमत है। देखो, मदर टंग को तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो उसको खत्म करना चाहे, ना ही हम यहाँ पे जी बढ़ावा दे रहे हैं। कई दर्शक अभी इस वक्त हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए देखिए मैम, मैं हमारा ये मकसद तो नहीं है कि मदर टंग को खत्म कर दो, लेकिन देखो ना, बिल्कुल। क्वेश्चन ये भी आता है कि टीचर और स्टूडेंट कभी कॉन्फिडेंस में आ ही नहीं पाते हैं, तो ये तो एक अलग विषय बनता है। जी ये तो जी अलग जी विषय बनता बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मैं हिंदी में बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतनी ही फ्लुएंसी से पंजाबी में भी बात कर सकती हूँ। और मेरी वोकैबुलरी अगर आप देखेंगे, जितनी अच्छी वोकैबुलरी इंग्लिश की है, हिंदी और पंजाबी की भी उतनी अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे टीचर्स ने मुझे सभी भाषाएं अच्छे से पढ़ाई हैं, ना कि एम्फोसिस ये देते हुए कि सिर्फ रीजनल भाषा सिखाई जाए। क्योंकि जिस वर्ल्ड में आज हम रह रहे हैं वहां पे हमें ग्लोबल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, वो भी एक समय की जरूरत है है। आज। बराबर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैम, अब आप ये हमें बताएंगे कि क्योंकि आज हमारा टाइटल है, लोग ये भी देख रहे हैं कि ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्योंकि बचपन से बच्चा बच्चा जो आपने चूंकि खुद ही कहा कि रट्टा मारा होता है, टेंस जो है वो टिप्स पे होते हैं टीचर के या स्टूडेंट की। अगर टीचर के टिप्स पे टेंस है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि बच्चा भी वैसे ही एक्सपर्ट होगा। तो यहां से जी एक बात तो निकल रही है मैम कि जैसे एक दो वर्ड्स है इंग्लिश में, BUT बट और PUT पुट। क्योंकि बी के बाद यूटी लग रहा है और पी के बाद यूटी लग रहा है, लेकिन वहां बट बन रहा है BUT बट, और यहाँ PUT पुट बन रहा है, ना कि पट। तो ऐसा क्यों हो जी रहा है ये? जी, इसका कारण मैं तो आपको आप बताती हूँ। बहुत बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं ये चीज, है ना, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जिसमें साइलेंट लेटर भी हैं। नाइफ है, उसमें आप के लिख रहे हैं बट वो के साइलेंट है। किसी और भाषा में आप देखेंगे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको हम कहते हैं कि ये नुमेटिक भाषा नहीं है। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं, जैसे हिंदी की एग्जाम्पल लें, वहां पे क को आप क ही लिख सकते हैं, उसको बोलने का और लिखने का कोई और तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, मैं क को के से भी लिख सकती हूँ, मैं क को CH से भी लिख सकती हूँ बहुत बार। अगर आप कलर की बात करें, उसके अंदर मैंने क को C से लिखा। अगर किसी और वर्ड की बात करें, काइट, तो उसमें के से लिखा। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें एक साउंड के लिए मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। तो इसी वजह से ये दूसरी भाषाओं से अलग है। मैम चलिए, आपकी बात से सहमत है, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, वो हम्म। मानता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर बट और पुट की बात हो रही है। बट जो है जी उसको जी। एक तरफ बट है, एक तरफ पुट है, तो पुट को क्योंकि पट इस क्यों नहीं भाषा बोलते? में जी, इस क्योंकि इस भाषा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो शब्दों के मेल को आप हमेशा एक ही साउंड दे सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप बाकी भाषाओं में देखेंगे वहां पे ये रूल है कि इस शब्द को ऐसे ही बोला जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड का अपना अपना रूल है, कोई कॉमन रूल नहीं अप्लाई होता कि अगर बी के साथ यू आ गया या पी के साथ यू आ गया तो हमेशा पू की आवाज आएगी या ब की आवाज आएगी। ऐसा कोई रूल नहीं है इंग्लिश के अंदर। सो हर एक वर्ड का अपना प्रोनाउंसिएशन है। इसीलिए शायद इंग्लिश इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है मैम। मैम, अब आप आखिर में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या कुछ और ऐड अप करना चाहेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे आखिर में? जी,
जी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है सोशल मीडिया पे भी, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और बार-बार एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि हम जो कॉमन मैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, एक बिज़नेसमैन है, कोई भी है, वो घर पर रहकर अपना इंग्लिश का लेवल कैसे इम्प्रूव कर सकता है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है तैयारी करने का टेस्ट के लिए या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जाने का, बट हम अपना इंग्लिश लेवल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो उन लोगों के लिए एक ही जवाब है मेरे पास, अपने एटमॉस्फेयर को इंग्लिश बनाइए। आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका रीडिंग मॉड्यूल कवर हो रहा है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो रही हैं, या कोई बुक पढ़िए। तो उसके बाद रोज कोई ना कोई म्यूजिक सॉन्ग सुनिए 15 मिनट के लिए, उससे आपके कान अडेप्ट हो रहे हैं, आदत पड़ रही है उन्हें इंग्लिश समझने की। दोस्तों के साथ 10-15 मिनट इंग्लिश में बातें करिए और उस वक्त अपनी ग्रामर को भूल जाइए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उससे आपकी फ्लुएंसी आएगी। और इसी तरीके से एक कोई पैराग्राफ चाहे आप गलत लिख रहे हैं किसी टॉपिक पे, लिख के देखिए। तो जब आप अपने माहौल को इंग्लिश बनाएंगे, बीबीसी न्यूज सुन रहे हैं रेडियो पर या मूवीज देख रहे हैं इंग्लिश में, तो धीरे 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 करके, हालांकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बच्चों में बड़ी इम्पेशंस होती है, आके कहते हैं कि 2 महीने में हमारा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग बड़ा स्लो प्रोसेस है। हम अपनी मदर टंग में फ्लुएंट होने में एक बच्चे को 3-4 साल लग जाते हैं ग्रो करते करते। तो पेशेंस रखेंगे, अपना एटमॉस्फेयर इंग्लिश बनाएंगे, तो डेफिनेटली इस आप लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं, बड़ा ही आसान हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने टिप्स दे दिए इंग्लिश के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे आखिर में ये बताएँगे कि जो लड़कियाँ खासकर पिंड से, गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि आप एक टाइटल जीत चुकी है, मिसेस चंडीगढ़ का टाइटल आप जीत चुकी हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या टाइटल है। और अगर पता भी है तो उन्हें ये नहीं, डर लगता है कि हमें इस फ़ील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चूँकि ये बड़ा जी, फैशनेबल होता है। तो अगर जाना चाहिए तो उन्हें शिक्षा जो है वो कहाँ पर प्राप्त करनी चाहिए इसकी? ट्रेनिंग जी। कहाँ पर होती है इसकी? और इसके क्या देखिए, इसमें करियर हम्म, क्या है? करियर है इसमें? क्या करियर क्या-क्या जी, जी, मतलब जी। करियर क्या है? जी, देखिए पेजेंट्स क्या होते हैं कि देश विदेश से जो विमेन हैं, अगर मिस पेजेंट है तो अनमैरिड लड़कियां, मिसेज है तो मैरिड लड़कियां जो हैं, वो ऑडिशंस के थ्रू सेलेक्ट होती हैं और कुछ दिनों की ग्रूमिंग देने के बाद एक फिनाले शो रखा जाता है जहां उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उन्हें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन दी जाती है। अब वो जी, डिफरेंट एरियाज पर बेस्ड पेजेंट्स होते हैं, जैसे मिसेज इंडिया है तो पूरे इंडिया में से लड़कियों को इकट्ठा किया जाएगा। मिसेस चंडीगढ़ है तो सिर्फ ट्राई सिटी की विमेन थी। तो बेसिकली इसके लिए अगर आप कोचिंग नहीं भी लेंगे तो इन पेजेंट्स के अंदर ही आपको ग्रूम किया जाता है। जैसे ग्रीस में मैं गई थी तो वहां 8 दिनों की पहले ग्रूमिंग थी। उसके अंदर कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बातचीत करनी है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, फोटोशूट कैसा होना चाहिए, आपको पोज कैसे करना है, वॉक कैसे करना है, हर एक चीज जीरो से लेकर सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और चाहे आप पेजेंट जीते या हारे, मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमने शायद लाइफ में सोची नहीं होती, छोटे शहरों में रहकर स्पेशली, वो सब चीजें सीखने को मिलती हैं। और बाकी लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, एक कंपटीशन की फीलिंग आती है और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो है पेजेंट के बारे में। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, जो लड़कियां इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहती हैं, मैं कहूंगी जरूर जाइए, डेफिनेटली जाइए। कोई क्या कहता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आप उन्हें समझा पा रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाने में दिलचस्प हैं, तो जरूर जी। जाइए, लेकिन उसके लिए एक तैयारी के साथ जाइए। जिस तरीके से ये ग्रूमिंग होती है वैसे ही बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो कि आपको ग्रूमिंग देती हैं, वॉक करने की, स्टेज प्रेजेंस की, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करने की, या अपनी कॉन्वर्जेशन की आपको कैसे करनी है, हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। उस तैयारी के साथ जाइए पेजेंट में। क्योंकि मैम गाँव की लड़कियों का कहना होता है कि हम गाँव से हम्म, ताल्लुक़ रखती हैं, गाँव में इस तरह का जो है ट्रेंड नहीं चलता, ये सिर्फ़ जो है फैशन जो है वो सिर्फ़ सिटी में ही प्रेफ़र किया जाता है। तो चूँकि अब हम्म, मॉडर्न ज़माना आ गया है, डिजिटल इंडिया है, तो क्या गाँव में इस तरह का नहीं सुधार करना चाहिए? यदि अगर सुधार करना भी चाहिए तो गाँव में कुछ लड़कियाँ हैं वो ये कहती हैं कि हम उस लायक नहीं। कई लड़कियाँ हमने देखी हम्म, हैं कि अगर
हम उनको या कोई और उनको मोटिवेट करे तो उनको लग रहा है कि हम उस लायक नहीं है। तो इसकी क्या आइडेंटिटी है कि ताकि गांव की लड़कियां भी कुछ सोचकर आगे जाएंगी। लेकिन उस सोचने से पहले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो किस किस्म की लड़की को आगे जाना चाहिए? क्या उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, उसका बोलना अच्छा होना चाहिए, उसकी एकेडमिक में अच्छा होना चाहिए, या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस गांव की लड़की में ताकि वो भी आपकी तरह अपना मुजाहिरा जाहिर कर सके? मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी है जो एक पेजेंट विनर बनने के लिए या पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए, बाकी सब चीजों को साइड पे रख दीजिए, एक चीज चाहिए कॉन्फिडेंस, जो मुझे नहीं लगता इस चीज पे मैटर करती है कि आप कहाँ से आते हैं। मुझे देखिए, मैं 20 साल एक बिल्कुल छोटे से टाउन में रही हूँ, उसके बाद पंजाब में बुढलाडा नाम की जगह पर मेरी शादी हुई, जहाँ पे 17 ईयर्स से आई हैव बीन मैरिड। तो मैं उस छोटे से शहर में रहकर भी मैंने शायद कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया। मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपनी शादी के बाद की है, क्योंकि बहुत यंग एज पे शादी हो गई थी, और आज मेरे पास प्राउडली 5 डिग्रियां हैं, जो कि मैंने साथ साथ अपने बच्चों को पाला, फैमिली को भी देखा, टाइम दिया और पढ़ाई भी की। तो अगर गांव की लड़कियों को लगता है कि हम इस काबिल नहीं है, तो प्लीज मुझे देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी एक गांव से ही आई हूँ, हालांकि आज मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ पिछले कुछ सालों से, लेकिन मेरी शुरुआत एक छोटे शहर से हुई है। बहुत लोगों ने मुझे भी पुल डाउन करने की कोशिश की कि ये क्या इंडस्ट्री है, बट हमेशा मैंने अपने दिल की सुनी है। तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर और कुछ नहीं, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैम, आपने ये दोनों जानकारियां जो है हमारे दर्शकों तक जो है वो पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम थैंक यू। चाहेंगे कि एक नेक्स्ट सेशन हो जिसमें खासकर कि पहाड़, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो कि एक तरफ एजुकेशन में जो है लैक ऑफ क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो ये रहेगा। दूसरा ये जो है कि गांव की लड़कियां, महिलाएं हैं खासकर जो है वो एम्पावरमेंट जो है वो महिला जो सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उनमें बहुत कम है। तो उसके बारे जी। में हम चाहते हैं कि एक अलग अलग सेशन जो है इन पर जो अगर हम करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमने तो एक इंट्रोडक्शन जैसा दे दिया, ये दोनों विषय इस पे आगे। तो यही मैं जी। आपसे कहूंगा, हम नेक्स्ट टाइम जो है आप हमारे तशरीफ लाएंगे तो उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। फिलहाल मैम, जी आपका जरूर। वीडियो साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिट सो मच, इट वॉज अ प्लेजर, थैंक यू।